हेलो। हाय स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 12 का पहला टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा है। ठीक है, हम लोग का जो ये फिजिक्स संकल्प चैनल है, इसका बेसिक मोटिव है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फिजिक्स मिलता रहे धीरे धीरे। तो बिना वक्त करे चलिए आगे से चालू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट जो कि आपका बेसिकली जेई मेन, जेई एडवांस या नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज। अच्छा, ये जो चार्ज, ये चीज, ये सुन के आपके दिमाग में जहन में एक चीज चलना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज मतलब ये चीज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज किसे कहते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। चार्ज एक ऐसा चीज है जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों चलता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल तो समझ लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल समझ लिए, मैग्नेटिक क्यों। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कुछ होगा, और अगर मोशन में है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों के दोनों होने वाले हैं। ये पूरा सा हिस्सा को बेसिकली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि आपका पहला सा पूरा सा हिस्सा है। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और ईएमएफ, जो कि आपका 12 का एक बहुत बड़ा सा वेटेज है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो भी आप बोलना चाहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि आपके सिलेक्शन के लिए, आपका जेई मेन या जेई एडवांस या नीट किसी भी एग्जाम को अगर आप हेड कर रहे हो, मतलब 2022 या 2023, इसके कोई भी आप मतलब अगर एस्पिरेंट हो तो इसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेसिकली चार्ज क्या है जिसके वजह से द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक and magnetic effects happen। अच्छा, चलिए, तो पहला चार्ज सुनते ही आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए, किसी बॉडी, अगर चार्ज बॉडी है मतलब ये चार्जिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी फिनोमेना है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे है, जो कि आपको दिखता नहीं है। आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, किसी भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया है। आप हमेशा सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन आया है। कभी ये मत सोचिएगा कि प्रोटॉन ऐसे निकल रहा है। तो प्रोटॉन निकलेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन निकलेगा तो ये बोर्ड से सपोज धीरे धीरे प्रोटॉन निकल रहा है तो मास खुल के आराम से निकल जाएगा, तो मास रह ही नहीं पाएगा, राइट। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बॉडी चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी है या एक्सेसनेस है। ठीक है, तो चार्ज इज बेसिकली दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ ना कुछ मास है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां से कुछ मास निकल के जाएगा, थोड़ा सा मास, बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन का, 10⁻31 के मतलब ऑर्डर में होता है, इसलिए बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मास निकला है या थोड़ा बहुत मास गेन हो गया है। तो यहाँ पे हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि चार्ज अगर निकल गया या चार्ज आया है मतलब मास में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज
comes with mass, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी को देखेंगे तो इसका मास थोड़ा ज्यादा होगा, इसका मास थोड़ा कम होगा, ठीक है। तीसरा, दोनों सिमिलर चार्जेस, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच रिपल्शन होगा, दोनों अगर नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच रिपल्शन होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच अट्रैक्शन होने वाला है। तो लाइक चार्जेस, इसके बारे में हम लोग कूलम्ब्स लॉ में बात करेंगे। लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका चार्ज बेसिकली कोई भी बॉडी में, मान लीजिए +2e, +2e मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, -3e मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आया है, राइट। लेकिन क्या हम लिख सकते हैं +2.3e मतलब 0.3 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, लेकिन आपने बचपन से क्या सीखा है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये 0.3 वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मिल नहीं सकता है। तो इसीलिए हमेशा बॉडी में जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, या मतलब माइनस होगा या मतलब प्लस होगा। माइनस मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गया है। तो बॉडी में चार्ज जो होगा Q इक्वल टू हमेशा ±NE, n जहां पे इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट मतलब इलेक्ट्रॉन का यूनिट इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है तो यूनिट करके जो निकलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस निकलने वाला है पानी की तरह कि आप किसी भी जितना चाहे आप उठा लो, मतलब आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा चार्ज डिस्क्रीट में आता है, तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में आप चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नेवर बी created or destroyed, that means total charge is constant, ठीक। इसको कैसे समझते, देखिए कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए, यहाँ पे एक मान लीजिए 2 कूलम्ब, यहाँ पे एक 4 कूलम्ब, यहाँ पे एक 5 कूलम्ब, ऐसा कुछ है। ये तीनों का आपस में रफ किया, जो भी जो करना है कीजिए, लेकिन टोटल सम इनका हमेशा से सेम रहने वाला है। मतलब अगर ये इंटरेक्शन करके टच वच होकर कुछ भी होकर यहाँ पे 1 कूलम्ब आया, यहाँ पे सपोज 3 कूलम्ब आया, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, देखिए टोटल कितना था 5 4 9 9 2 11, मतलब यहाँ पे भी टोटल 11 होने वाला है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 7 कूलम्ब होने वाला है। तो चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, आप वीडियो को पॉज करते हुए अपना नोट्स बनाते जाइए, आपको शायद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि डीपीपी वगैरह अपलोड कर देंगे कि आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम हमारा व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है या टेलीग्राम नंबर दे देंगे, तो आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा 6th पॉइंट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या है, इनवेरिएंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। देखिए आपने रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह जब 11 में पढ़े थे, मतलब सपोज कोई आदमी बस में जा रहा है, तो अगर मतलब बस में, एक एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे कोई आदमी बस में जा रहा है, बस में बैठा हुआ है, और यहाँ पे कंडक्टर मूवमेंट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये बोलेगा कि कंडक्टर मूवमेंट कर रहा है, मैं तो रेस्ट में हूँ,
और यहाँ पे ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसके लिए बस भी मूविंग है, ये आदमी भी मूविंग है, कंडक्टर भी मूविंग है, सारे के सारे मूविंग है, राइट। लेकिन चार्ज के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। चार्ज के लिए मतलब इनके लिए भी जितना चार्ज है, इनके लिए भी जितना चार्ज है, इनके लिए भी उतना चार्ज है। तो चार्ज डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनीथिंग ऑफ द बॉडी, राइट। चार्ज डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमको याद है, कोई अगर आपको में से कोई भी सोच सकता है कि क्वार्क के बारे में थोड़ा बहुत सुना था कि क्वार्क है +2/3 -1/3 ये ऐसे कुछ भी, तो उसको हम लोग बेसिकली वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यही मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को काटा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे कूलम्ब्स पे आ जाएंगे। देखिए एकदम बेसिक सा जो अपने बचपन में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कोई भी मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर में हमेशा चार्ज जाके सरफेस में रहेगा। क्यों? सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 प्लस चार्ज दिए हैं, तो ये 2 प्लस चार्ज क्या करेगा? अपने आप को रिपेल करेगा। रिपेल करते 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 कहाँ पे जाके चिपक जाएगा? सरफेस पे जाकर चिपक जाएगा। और क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। कंडक्टर में चार्ज मूवमेंट कर सकता है, इंसुलेटर में चार्ज मूवमेंट नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, इसलिए चार्ज हमेशा इसके सरफेस में रहेगा। कंडक्टर का हमेशा चार्ज सरफेस में रहता है। चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। इसके बारे में बहुत चर्चा होगा, इसके बारे में पोटेंशियल का चर्चा होगा, इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा होगा, धीरे धीरे हम लोग आते जाएंगे। अच्छा देखिए, कोई भी अगर एक कंडक्टर को मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडक्टर है, तो न्यूट्रल कंडक्टर है मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था। ये मान लीजिए पहले न्यूट्रल था, मतलब टोटल चार्ज इसमें 0 है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट, और पॉजिटिव को धकेलेगा, धक्का मार के बाहर। तो बॉडी में चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव वाला हिस्सा इसके सामने आ जाएगा और ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इससे दूर चल जाएगा, फिर ये अट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। तो इसलिए कोई भी चार्ज बॉडी, ये मान लीजिए पॉजिटिव है तभी अट्रैक्ट कर सकता है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज देखिए, कोई भी अगर दो मतलब एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल है तो अट्रैक्शन हो सकता है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो आप अट्रैक्शन से कभी कंफर्मली बोल नहीं सकते कि ये बॉडी चार्ज है ये न्यूट्रल है। आप देख रहे हैं कि एक बॉडी को रखे है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये बॉडी न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके अपोजिटली चार्ज है, ठीक है। तभी आप बोल पाएंगे कि ये बॉडी चार्ज है जब ये रिपेल करेगा, मतलब ये पॉजिटिव है, अगर एक बॉडी को आपने रखा है और ये रिपेल कर रहा है तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं ये बॉडी भी चार्ज है। तो हमेशा से याद रखिएगा, रिपल्शन इज द बेस्ट वे और बेस्ट अप्रोच फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। रिपल्शन इज बेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फेनोमेना है बेसिकली, आपने एक बॉडी को रखा है, न्यूट्रल बॉडी को रखा है, तो ये चार्ज हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या है? इंडक्शन। तो इंडक्शन से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा से 0 होने वाला है क्योंकि ये बॉडी पहले न्यूट्रल था। अच्छा,
चलिए यहाँ पे एक कंडक्टर है, और यहाँ पे और एक कंडक्टर है। ये पहले चार्ज था, ये पहले अनचार्ज था, इसको एक कंडक्टर से जोड़ दिए, कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए, तो इससे इसमें चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो। पोटेंशियल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों बॉडी सेम चार्ज हो जाएगा, मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि कंडक्टर से कनेक्टेड है। तो कोई भी कंडक्टर को हम लोग ऐसे दो प्रोसेस से चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। फिर अभी बात करेंगे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब पॉज करते हुए देखते हुए नोट्स बनाते जाइएगा। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, देखिए फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने बचपन में सुना था कि एक ओम से ऐसे बाल पर ऐसे रब करते हुए पेपर के टुकड़े पर अगर हम लोग हाथ रखेंगे तो वो कॉम से वो चीज लपकते हुए आएगा, अट्रैक्टेड होके। क्यों? क्योंकि देखिए सपोज यहाँ पर मान लेते हैं एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक क्लोथ है, क्लोथ मतलब सिल्क, ठीक है। तो ये दोनों में से ये दो अलग अलग बॉडीज है, ये दो अलग अलग बॉडीज में मतलब कोई ना कोई तो होगा जिसमें मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन कम होगा, तो जिसमें अट्रैक्शन कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, एक हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। मतलब अगर इससे इसको ड्रॉप करते हैं, इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या अगर हम एक मतलब मेटल रॉड और यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल रख के रब करेंगे तब क्या चार्ज होगा? सोचिए इन दोनों में तो सेम ही फेनोमेना है कि यहाँ पे कोई भी दोनों में से एक में मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक में इलेक्ट्रॉन आएगा। बट क्योंकि दोनों के दोनों टच में है और दोनों के दोनों कॉन्टैक्टर है, चार्ज वापस फैल जाएगा, राइट। चार्ज वापस फैल जाएगा और बॉडी में मतलब ये यहाँ पे जैसे चार्ज मिल रहा है वैसा चार्ज मिलने नहीं वाला है। तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी अगर एक मेटल रॉड भी लिए है, मेटल रॉड रखिए तो उसके साथ एक क्लोथ रखिए। क्लोथ क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है, दोनों में से एक ना एक को इंसुलेटर होना पड़ेगा ताकि रबिंग होने के बाद भी अगर टच करेंगे तो भी इंसुलेटर से चार्ज नहीं निकल पाए, राइट। इंसुलेटर से चार्ज ना निकल पाए तो इसलिए दोनों में से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ये ओनली पॉसिबल इफ एनी ऑफ two bodies is an insulator। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेसिक, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट का सब कुछ मुद्दा है जिस पे खड़ा है, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा एक बार और बात कर लेते हैं, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में भी आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा कुछ है, ये एक कंटेनर जैसा कुछ है, और यहाँ पे दो बोल्ट के लीव्स है। जनरली यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा कंडक्टर का बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कंडक्टर का बनाया हुआ है। तो पहले अगर नॉर्मली कुछ नहीं है तो यहाँ पे दोनों गोल्ड लीव्स, ऐसे दो गोल्ड लीव्स है, दो ऐसे खड़े हैं। आपने किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ पे रखा है, तब यहाँ पे इंडक्शन की वजह से
पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाएगा, दोनों प्लेट्स है, तो ये दोनों प्लेट्स ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव लाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होकर ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज रखेंगे उतना ज्यादा डाइवर्ज होगा। ठीक है, अगर आप इसको टच करते हैं तब क्या होगा, इसको अगर टच कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे आके ये दो जो प्लेट्स है, तो छोटे छोटे लिप्स है, ये दोनों डाइवर्ज हो जाएगा, दोनों का दोनों पॉजिटिवली चार्ज होकर डाइवर्ज हो जाएगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी जिसको आप टच करवा रहे हैं, जिसको आप करीब लगाएंगे कि वो चार्ज है कि नहीं, इससे हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये डाइवर्जेंस से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कितना ज्यादा चार्ज है इसके। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आएंगे कूलम्ब्स लॉ में। अच्छा, ये बेसिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट का सब कुछ मुद्दा इस पे खड़ा है, कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ जो कि थोड़ा बहुत बेसिक्स है, इसके ऊपर भी है। सबसे पहले दो लाइक चार्जेस रिपेल करेगा, दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए Q2 चार्ज है। ठीक है, तो दोनों के दोनों चार्ज या फिर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, राइट। और दोनों का दोनों मतलब यहाँ पे क्या मिला, लाइक चार्जेस रिपेल, दूसरा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तीसरा पॉइंट, ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हम मान रहे हैं दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज है, तो इसलिए हमने रिपल्शन दिखाया। अगर अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे प्लस Q1 है या माइनस Q2 है, तो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स लगा है इस तरफ, क्योंकि माइनस पॉजिटिव को अपने तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, तो यहां से क्या दिख रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। दूसरा है कि F21 इसका जो मैग्नीट्यूड है, F12 इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। चौथा है ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इक्वल अपोजिट फोर्स से आपके दिमाग में कुछ खटकना चाहिए, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है? हाँ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। अच्छा, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। चौथा पॉइंट, अच्छा इक्वल अपोजिट है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये कोई भी चार्ज Q1 है, तो किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे F12 और F21 इक्वल है, ऑपोजिट भी है, इक्वल वैल्यू मान ले, F12 और F21 का वैल्यू इक्वल मान ले, और ऑपोजिट भी है। तो ये डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन, सपोज कोई साइंटिस्ट या कोई स्टूडेंट अगर ये ऐसे सोच लेगा तो ये सही है। अब तक जो सीखा है उसके बेसिस पे ये सही है कि इक्वल अपोजिट फोर्स, इक्वल भी है अपोजिट भी है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सेम लाइन में होना चाहिए, फोर्स हमेशा यहाँ पे सेम लाइन में होगा। फोर्स एक्ट्स along the same line। अच्छा, फोर्स एक्ट्स along the same line, फोर्स एक्ट्स along the same line, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इससे कुछ आपको खटकना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ठीक। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब क्या है? मतलब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब क्या है कि एक ये एफ एक्स आई एफ वाई जे मतलब आई जे के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दूसरा, इसके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद होना चाहिए, क्लास 11 में आपने वर्कआउट एनर्जी में पढ़ा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी तब इसके लिए रहने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, ये हम धीरे धीरे देखते हुए जाएंगे। तो यहां से क्या क्या मिला हमको। पहला, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इक्वल अपोजिट फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, अब तक लॉ सीखे नहीं, लेकिन उससे एक सम आपको निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे एक 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। अच्छा, इसका अगर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मास है सपोज 4 किलो, इसका मास है सपोज 2 किलो। आपको पूछा गया इसका वेलोसिटी कितना है। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने क्या पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है मतलब इन दोनों का लीनियर मोमेंटम पहले कितना था, बाद में भी उतना होगा। मतलब इनिशियली अगर पहले को 0 मानते हैं तो पहले 0 था, मतलब जो पहले था। फिर अभी कितना है, यहाँ पे देखिए ये 4 into 10 प्लस यहाँ पे कितना है 2 into v। 2 into v मतलब v कितना होगा -40/2 मतलब -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस से दिख रहा है कि ये ऑपोजिट में जाने वाला है। ये समझो, क्लियर। तो यहां से ऐसे भी मतलब ये बेसिक्स इनसे भी आपको सम बना के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत और विस्तार में बात करते हैं। चौथा, यहां पे कूलम ने क्या देखा था। कूलम ने देखा था कि दोनों चार्जों का प्रोडक्ट जितना बनेगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। दूसरा, जितना करीब रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। देखिए, सेंट्रल फोर्स आपने दूसरा पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आपने पढ़ा था G(m1m2/r²। वैसा ही यहाँ पे मिलने वाला है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब A proportional to directly proportional to product of the charges, that is A proportional to Q1 Q2, A proportional to 1/r², जहां पे R है इन दोनों का सेपरेशन। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए, F12 का मॉड इक्वल टू F21 का मॉड, दोनों का वैल्यू सेम है, जो कि प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जो कि प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये 1/r² है सेंट्रल फोर्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों को मिलाता है तो इसको F लिख देते हैं Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल से इक्वल करने में हम लोग एक कांस्टेंट लेके आते हैं, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा, ये तो ε0 क्या है। ε0 दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। अच्छा, तो भी परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी है कि कोई भी मीडिया अपने अंदर में एक चार्ज को कितना रहने के परमिट देता है, कितना अलाउंस देता है, मतलब उसका चार्ज को कितना रहने देता है, ये है परमिटिविटी। इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। आप लोग इसको फटाक से उतार लीजिए, पॉज करके हम इसको क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो कुछ वैल्यू आपको बोल देते हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, पेपर में भी शायद गिवन हो सकता है। देखिए, F1/4πε0 जो कि म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है Q1 Q2/r²। अच्छा, चलिए यहाँ पे ε0 is called permittivity of
फ्री स्पेस और एयर, मतलब फ्री स्पेस और एयर में चार्ज को रहने का कितना परमिट है, इसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, इसका यूनिट को सबसे पहले कैसे निकालें? देखिए, यूनिट्स ऑफ चार्ज को थोड़ा बोल देते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज, देखिए एसआई सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं? एसआई सिस्टम में यूज करते हैं कूलम, जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा, और सीवीएस में स्टैट कूलम और ईएसयू चार्ज। ईएसयू का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे स्टैट सी। इन दोनों में रिश्ता क्या है? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। इसके अलावा भी और एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU इक्वल टू 10 कूलम। ये चार्जेस का यूनिट। अच्छा, अब देखिए, फोर्स की जगह आप न्यूट्रॉन डालिए। 4 पाई कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, तो एप्सिलॉन नॉट आई डोंट नो, Q1 कूलम, Q2 कूलम, R मीटर में आएगा, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर, न्यूट्रॉन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर डालेंगे तो इसका है कूलम स्क्वायर न्यूट्रॉन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। फिर क्या आने वाला है? फिर आपको याद रखना पड़ेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का पूरा वैल्यू। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का पूरा वैल्यू कितना है? जो कि बहुत इजी है, 9 इंटू 10⁹ लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? इसका ठीक उल्टा। इसका ठीक उल्टा मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2, ये ठीक है। फिर हम थोड़ा बात करते हैं मीडियम में। मीडियम में 2 चार्जेस में क्या होगा? अच्छा, इसको क्लियर कर लेते हैं फटाफट। हम बेसिकली हर जगह पे यूज करेंगे जो है, आपको बोल देते हैं कि हम हमेशा ये F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कैलकुलेशन की इजी के लिए हम लोग K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट को K लिख देते हैं। अच्छा, मान लीजिए 2 चार्जेस पहले एयर में था, एयर का फॉर्मूला आपने देखा है, लेकिन आपने पानी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि यहाँ पे 2 लोन पेयर से ऐसा कुछ रहता है, ठीक। तो अगर अपन यहाँ पे एक चार्ज को रखते हैं Q1, अच्छा, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा एक चीज आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है। तो ये तो इसको यहाँ पे धक्का दे रहा था, राइट, ये एक सेपरेशन है। लेकिन यहाँ पे सपोज और कोई चार्ज आ गया प्लस Q3, तो ये भी इस पे धक्का मारेगा, राइट। लेकिन क्या ये Q2 के वजह से Q1 पे जितना फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज होगा? नहीं। Q2 के वजह से Q1 पे जितना फोर्स लग रहा था पहले, इसके प्रेजेंस से भी सेम ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा इसके वजह से, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर doesn't depend upon the presence or absence of other charges। ये Q3 के प्रेजेंस की वजह से Q1 पे नेट फोर्स का चेंज होगा, लेकिन Q2 के वजह से Q1 पे जितना लग रहा था पहले उतना ही बाद में लगेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए, एक Q1 चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको अगर सपोज आपने पानी में रख दिया है, तो
पानी का जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके करीब ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे और एक Q2 को ला दिया हमने। तो ये Q2 के प्रेजेंस के वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज आएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाना पसंद करेंगे, जहां पे प्लस है उसके तरफ खींचते हुए जाएगा। तो खींचते हुए जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम कम हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे हाई डेंस हो जाएगा और यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में सपोज सेपरेशन R है, तो ये Q2 के वजह से ये Q1 पे फोर्स जितना लग रहा है ये यहाँ पे F on Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, और यहाँ पे ये Q1 पे ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे F on Q1 ड्यू टू मीडिया, राइट। तो अभी F on Q1 टोटल, F on Q1, F Q1 टोटल, क्या ये और ये होगा? मतलब F Q1 Q2 माइनस F Q1 ड्यू टू मीडिया का इंडक्शन, राइट। तो मीडिया के इंडक्शन की वजह से F Q1 जो टोटल पहले कितना था, जब ये दोनों एयर में था Q1 और Q2, जब ये दोनों एयर में था तो यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा था F on Q1 ड्यू टू Q2, राइट। F इक्वल टू F on Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। ये था, हम सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए वेक्टर साइन नहीं दिए। ये पहले था जब ये एयर में था, लेकिन जब आपने मीडिया पे डाल दिया इंडक्शन की वजह से इस पर टोटल जो फोर्स है वो थोड़ा घट गया। ठीक, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F on Q1 in media that is F air upon epsilon R। ये नया सा फैक्टर डाल दिए। ये नया सा फैक्टर क्यों डाले? ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। F जो भी टोटल मीडिया है F on Q1 ड्यू टू मीडिया इन द मीडिया, ये F एयर अपॉन एप्सिलॉन R। तो F यहां पे इंडक्शन की वजह से कितना हुआ, मतलब ये F Q1 ड्यू टू मीडिया इंडक्शन ये क्या हो गया? इसको यहां पे डालते हैं दैट इज F Q1 Q2 माइनस F Q1 इन मीडिया जो कि F एयर अपॉन एप्सिलॉन R है। तो ये F Q1 Q2 जो कि पहले था जो कि F एयर मान लेते हैं, तो F एयर माइनस F एयर बाई एप्सिलॉन R। तो F एयर 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। ये है कितना इंडक्शन हुआ है, इंडक्शन के वजह से कितना फोर्स ये Q1 पे लग रहा है। F on Q1 ड्यू टू मीडिया इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए F ऑन मीडिया कितना है, F एयर अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, तो F इन मीडिया F एयर बाई एप्सिलॉन R। अच्छा, F एयर क्या पढ़े थे हम लोग? अगर सिर्फ वैल्यू पे बात करेंगे
तो एफ मीडिया इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square into 1/ε0, ये राइट। यहां पे देखिए इसको पूरे के हम पूरे को हमने शॉर्ट में लिख दिया एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दैट इज एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन क्या हो गया, देखिए सिमिलर तरीके का फॉर्मूला है, ये एयर और वैक्यूम के लिए था, तो ये मीडिया कहाँ है, तो ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडिया, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्यों आया, रिलेटिव परमिटिविटी ये मीडिया के इंडक्शन की वजह से आया। मीडिया के पार्टिकल्स ये चार्ज में इंडक्शन कर रहा है, इसीलिए ये आया रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस भी सेम चीज का रेशियो है, राइट। तो ये कांस्टेंट होगा। मान लीजिए अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब 2 3 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। तो एफ मीडिया एयर से कम होता जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ एयर से कम होता जाएगा, राइट। तो एफ मीडिया एयर से कम होता जाएगा अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जो कि हम लोग इंसुलेटर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग डाइपोल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अगर आपको बोला जाए कि एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कोई मीडिया 8 है, मतलब है उस मीडिया में फोर्स, एयर में जितना फोर्स है उसका 1/8 टाइम्स, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखिए, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z, और यहाँ पे एक q1 चार्ज है, यहाँ पे q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक। तो यहाँ पे q1 के लिए q2 में फोर्स कितना लग रहा है, इस तरफ, ये दोनों के दोनों को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब देखिए इसको अगर हम R मान लेते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, R इक्वल टू R2 माइनस R1, ट्राइंगल से आप देख सकते हैं R1 प्लस R इक्वल टू R2, तो R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो F21 का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर R कैप। क्यू आर कैप, हम लोग यहाँ पे Q2 पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जिस पे आपको फोर्स चाहिए R का एंड वहां पे होना चाहिए, R का हेड उस तरफ होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस तरफ हेड करना चाहिए। तो F21 1/4πε0 Q1 Q2 by R क्यूब R वेक्टर, तो इसको हम 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये R2 माइनस R1। अच्छा, ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इस तरफ हो जाएगा, मतलब माइनस R क्यूब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे Q1 है
प्लस Q1 है और यहाँ पे माइनस Q2 है, तो फोर्स इस तरफ हो जाएगा माइनस आर की तरफ। तो इसको हम जनरलाइज करके कैसे लिखे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तब आर मतलब ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और या आर क्यूब आर माइनस, क्योंकि उल्टे है, आर का ऑपोजिट है। तो ये माइनस को अगर हम यहां पे दे देते हैं तो 1/4πε0 Q1 इंटू माइनस Q2 आर क्यूब आर वेक्टर, तो क्या ये सही रहेगा। तो हम यहां से क्या सीखे, दोनों पॉजिटिव था तो प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब साइन को रखना है, साइन को रख दीजिए तो आपका फोर्स का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, या आपको सोच के करना पड़ेगा। अगर आप साइन रख देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हमेशा वेक्टर फॉर्म when we use वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करेंगे तो आपको डायरेक्शन खुद से समझना पड़ेगा, और अगर वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे डायरेक्ट प्लस माइनस डाल दीजिए आपका डायरेक्शन आ जाएगा। When you use vector form of Coulomb's law, put sign of charges, आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कूलम्ब्स लॉ का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लाएंगे। तो ये लेक्चर को हम लोग यहाँ पे आज कंक्लूड कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जितना डेप्थ में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा सके, और जितना वेरिएंट्स ऑफ न्यूमेरिकल आपके लिए अवेलेबल होगा वो सारे के सारे आपको ये फिजिक्स संकल्प चैनल में पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको बहुत मेहनत मतलब बहुत कुछ मिलता रहेगा, और बहुत आपका लिए अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।